चलिए आज हम लोग फिर बात करेंगे युवल नोह हरारी के बारे में। कल हमने थोड़ी सी बात बताई थी। मैं इसके बारे में और बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि आज के समय में जो महत्वपूर्ण पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं उनमें से एक ही है जो मैक्रो लेवल पर समाज के बारे में चिंतन कर रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, विशेष देश के बारे में बात नहीं कर रहे, ये पूरे समाज, पूरे पृथ्वी का भविष्य क्या हो इसके बारे में बात करते हैं। इनकी अभी जो तीसरी पुस्तक जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया था वो है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। मैंने ये सोचा है कि इस पुस्तक में जो ये 21 लेसन्स बताए गए हैं इन सब पर मैं अपने विचार रखूं, इनको स्पष्ट करूं और फिर अपने विचार रखूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हरारी ने 3 किताबें लिखी है। जो पहली 2 किताबें हैं तो एक तो है पास्ट के बारे में, सेपियंस, एक है होमो ड्यूस, वो है फ्यूचर के बारे में, और ये पुस्तक उन्होंने लिखी है आज के बारे में। तो उसके अनुसार आज कौन से 21 पाठ हमको याद करने चाहिए जो इस 21वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इस पुस्तक को 4 भागों में विभक्त किया है, 5 भागों में। यह है द टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, द पॉलिटिकल चैलेंज, डेस्पेयर एंड होप, ट्रुथ एंड रेजिलियंस। और इन 5 भागों में उसने 4 चैप्टर्स, किसी में 5 चैप्टर हैं, किसी में 4 चैप्टर हैं, इस प्रकार से बताए हैं। इन चैप्टर्स में हम देखें तो शुरुआत से अगर हम देखें तो वो है डिसइल्यूजनमेंट, वर्क, लिबर्टी, इक्वलिटी। दूसरा, पहला टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है पार्ट 1, पार्ट 2 है द पॉलिटिकल चैलेंज, उसमें कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, नेशनलिज्म, रिलीजन, इमिग्रेशन। पार्ट 3 है डेस्पेयर एंड होप, उसमें टेररिज्म, वॉर, ह्यूमिलिटी, गॉड, सेक्युलरिज्म। पार्ट 4 है ट्रुथ, उसमें है इग्नोरेंस, जस्टिस, पोस्ट ट्रुथ, साइंस फिक्शन। और अंतिम पार्ट है रेजिलियंस, उसमें है एजुकेशन, मीनिंग एंड मेडिटेशन। ये सभी चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरा मानना है कि ये सभी चैप्टर्स डिजर्व करते हैं कि हम इनके ऊपर बातचीत करें। लेकिन इन पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो चिंतन दे रहा है हरारी, ये चिंतन देने का जो इसका तरीका है, जो आइडियाज प्रेजेंट करने का, वो तो यूनिक है, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय है। लेकिन ऐसा चिंतन और लोग भी कर रहे हैं जिनको आने वाला भविष्य थोड़ा चिंतित नजर आ रहा है, उसके बारे में वो चिंतित है। और उसमें चिंता की क्या बात है। अब शुरुआत करते हैं आज पहले लेसन से। हम देखेंगे और कौन लोग हैं जो इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। पहला लेसन है उसका डिसइल्यूजनमेंट और उसका सब हेडिंग है द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड। यह विचार मुख्य रूप से वो बता रहा है कि जो एक विचारक थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक विचार दिया था 1993 में, एक पुस्तक लिखी थी। 1989 में उन्होंने लेसन लिखा था, एक लेख था, उसके बाद उसको पुस्तक में कन्वर्ट किया। उस पुस्तक का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। ये उनकी पुस्तक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। फ्रांसिस फुकुयामा बहुत बड़े, ये भी फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर। इन्होंने ये कहा था कि इतिहास समाप्त हो गया है क्योंकि साम्यवाद और उदारवाद के मध्य में जो झगड़ा था वो झगड़ा समाप्त इसलिए हो गया कि साम्यवाद समाप्त हो गया है सोवियत यूनियन के बिखरने से, और इतिहास आगे चलता है संघर्ष से। ये हीगल का दर्शन है और उस दर्शन को इसने स्वीकार करते हुए कहा है कि चूंकि संघर्ष विचारों का समाप्त हो गया है,
विचारधाराओं का संघर्ष समाप्त हो गया, इसलिए इतिहास भी समाप्त हो गया। हरारी ने पहला लेसन इसी पर लिखा है कि ये जो विचार दिया गया था कि हिस्ट्री समाप्त हो गई है, इसको पोस्टपोन किया जाता है, यानी समाप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इतिहास समाप्त होने का जो तर्क फुकुयामा दे रहा है वो ये दे रहा है कि उदारवाद के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है दुनिया में। इसलिए जब विचारधाराओं का संघर्ष ही समाप्त हो गया है तो इतिहास भी समाप्त हो गया है, अगर हीगल के अनुसार इतिहास को व्याख्यात करें। ये कह रहा है हरारी कि उदारवाद भी संकट में है, और ये हरारी नहीं बहुत से लोग कह रहे हैं। और 21वीं शताब्दी में विशेष रूप से 2008 के बाद में जो जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ था दुनिया भर में, बैंक, अमेरिका का बैंक बंद हो गया था, तो उसके बाद में झटका लगा है। और 2001 में जो घटनाएं हुई 9/11 की, वो भी महत्वपूर्ण घटना थी। तो 21वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, 10 वर्षों में ये बात सामने आने लगी कि उदारवाद चाहे एकमात्र विचारधारा रह गई हो, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उदारवाद भी खतरे में है। एक और कमेंटेटर हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में और बहुत सी जगह लिखते हैं, अमेरिका में बेस्ड हैं, भारत के ही हैं वैसे तो ओरिजिनली, वो है फरीद जकारिया। उन्होंने किताब लिखी थी द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, 2007-2008 में आई थी। इसमें इन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि उदारवाद समाप्त हो रहा है। और उदारवाद समाप्त क्यों हो रहा है? इनके अनुसार समाप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रजातंत्र बढ़ रहा है, और प्रजातंत्र और उदारवाद में झगड़ा है। अगर इसको एसेंशियल तरीके से देखें तो कहेंगे उदारवाद तो है रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और प्रजातंत्र है जिसे हम कह सकते हैं कि जनता का शासन। तो जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो कानून को नहीं मान रहे हैं, ना वो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए नाम तो वो उदारवादी प्रजातंत्र का लेते हैं, लेकिन प्रजातंत्र के बढ़ने से उदारवाद खतरे में है। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। हरारी ये कह रहा है कि ये तो ठीक, इस आर्ग्यूमेंट को हरारी ने नहीं लिया है। हरारी ये कह रहा है कि उदारवाद खतरे में है, इसका बहुत से उदाहरण उसने दिए हैं इस लेसन के अंदर, और इसके खतरे में होने के साथ साथ एक और समस्या सामने आ रही है, और वो ये है कि चूंकि उदारवाद से लोग डिसइल्यूजन होते जा रहे हैं, उससे हटते जा रहे हैं, कि उदारवाद बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, जैसे टेररिज्म का समाधान नहीं कर पा रहा है, जैसे एनवायरमेंट ग्रीडी का जो नाश हो रहा है उसका समाधान नहीं कर पा रहा है वगैरह, युद्ध को भी वो रोक नहीं पाया पूर्ण रूप से, तो इसलिए लोग उससे डिसइल्यूजन हो रहे हैं। माइग्रेशन की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे दूसरी तरह की विचारधारा की तरफ जाने लगे। और वो विचारधारा क्या है, इसका काउंटर अब जो सामने आ रहा है हरारी के अनुसार, वो है कि अपने हर देश ने अपने अपने तरीके से अपने पास्ट को ढूंढना शुरू किया है। या तो वो धर्म की बात करने लगे हैं, वो भी पास्ट ही है क्योंकि धर्म बहुत पहले आरंभ हुए थे, आज तो आरंभ हुए नहीं है, कोई 2000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई उससे भी पहले। तो या तो धर्म की तरफ लौट रहे हैं, या वो अपने राष्ट्र की तरफ बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को अपने राष्ट्र तक ही सीमित रख रहे हैं। तो दुनिया इसके अनुसार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो दुनिया एक हो रही थी उदारवाद से, कि उदारवाद ऑल जिसे कह सकते ग्लोबलाइज तरीके से सब दुनिया में फैल रहा था, उसका पतन हो रहा है। उसके कारण से उसको जो चैलेंज मिल रहे हैं, वो चैलेंज धीरे धीरे देशों को अपने अपने तक सीमित कर रहे हैं। यानी हर देश अपनी कल्चर की बात करने लगा है, हर देश अपने धर्म की बात करने लगा है, हर देश अपने संस्कृति और एथनिसिटी की बात करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया फ्रेगमेंटेड होती जा रही है, टूटती जा रही है इसके अनुसार। और जो उदारवाद जिसने एक पूरी दुनिया को एक बनाने का प्रयास किया था कि एक जैसे सब जगह पर कानून हो, अधिकारों को एक जैसे परिभाषित किया जाए, उसको चैलेंज मिल रहा है। तो इसका मानना है कि एक सबसे बड़ी समस्या, ये पहला लेसन है इसके अनुसार,
कि दुनिया में हमें ये देखना होगा कि उदारवाद के धीरे धीरे पतन होने के कारण जो विकल्प सामने आ रहा है, वह विकल्प आ रहा है राष्ट्रवाद का, वो विकल्प आ रहा है बैक टू पास्ट उसका, वो वापस से मध्य युग की तरफ लोगों को ले जा रहा है। और जिसे हम अगर राजनीति की भाषा में कहें तो दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो रही है, जिसे कहा जाता है। अधिकतर दक्षिणपंथी ताकतें वही हैं जो कि उदारवादी जो एजेंडा है, उस जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसके खिलाफ है। अमेरिका में जैसे उदाहरण ले तो ट्रंप जो थे, तो वो भी क्या कहते थे कि इस जो उदारवाद है वो हमारी बाउंड्रीज के अंदर अंदर तो उदारवाद ठीक है, लेकिन बाउंड्रीज के बाहर हम कंसर्न नहीं है, हम वहां उदारवाद की बात नहीं करेंगे। हम अपना समय क्यों नष्ट करें, हम अपना धन क्यों नष्ट करें, हम हमारे लोगों को वहां क्यों भेजें कि दुनिया भर में उदारवाद हो, हर दुनिया का हर राष्ट्र अपनी अपनी रक्षा करे, हम तो बाउंड्री चारों तरफ से खींच के अपने देश में आराम से रहेंगे। तो यही सारे देश करने लगे। पुतिन जो है वो रूस में ये कह रहा है कि हमें वापिस से जार के समय का जो अरिस्टोक्रेसी थी और जो हमारा वैभव था उसको मैं वापिस से ला रहा हूं। तो सारी दुनिया में उदारवाद के वीक होने से ऐसा हो रहा है। ये सबसे पहला लेसन है। इसी को वो अंत करते करते, इस लेसन को चैप्टर को समाप्त करते करते वो ये भी इंगित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि वो ऑब्सेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो राइज है वो उदारवाद के पतन के साथ मेल खाता है। दोनों एक ही समय हो रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से उदारवाद के पतन होने का कोई संबंध है? ये भी वो प्रश्न उठाता है।